हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी का लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 जो कि एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा सब्जेक्ट ही है जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जनरली अगर आप लोगों की बात कर ली जाए तो हर एक स्टूडेंट जो है वो लगभग किसान परिवार से बिलोंग करता है, और अगर आप घर पर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास किस प्रकार की खेती की जाती है। हम उसी खेती की बात करेंगे कि प्राचीन काल में क्या प्रथा थी, कैसे खेती की जाती थी, वर्तमान समय में खेती कैसे की जाती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है खेती करने का, कितने प्रकार की होती है, और किस फसल को उगाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, जलवायु कैसी चाहिए होती है। लगभग इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेसन में। तो आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर इस लेसन की बात कर ली जाए तो इसका नाम है एग्रीकल्चर। भाई क्या नाम है? कृषि। ठीक है, इस लेसन का नाम है कृषि। और कृषि में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन इंडिया। कहाँ की कृषि को पढ़ेंगे? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि। इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की कृषि को पढ़ने वाले हैं। और भारत की कृषि में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर एंड बी, खेती और हम। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार खेती से कनेक्टेड है, अर्थात मेरी लाइफ कैसे खेती से कनेक्टेड है। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो क्या होगा, इन सभी तथ्यों को देखेंगे। सपोज कर लो आप, आवर डिपेंडेंस ओवर एग्रीकल्चर, हम लोग पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर हैं। कैसे? ऑक्यूपेशन। अगर हम लोग व्यवसाय की बात कर ले, हम कई सारे ऐसे व्यवसाय करते हैं जिनका आधार क्या है? कृषि है। जैसे आप बात कर लो खाद की, लोग खाद का व्यापार करते हैं, दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं, आधार क्या है? कृषि। अगर खेती करना बंद हो जाए तो क्या उनके यहाँ कोई खाद खरीदने जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे फूड ग्रेन्स, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि जीवन के सरवाइव के लिए क्या चाहिए? अनाज की आपको आवश्यकता है। और वो अनाज कहाँ से आपको मिलेगा? वो अनाज आपको मिलेगा खेती से। तो ये भी क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी क्या है? एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो खेती से कनेक्टेड है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली किस पर है? एग्रीकल्चर पर है। ऐसे ही आप देखोगे इंडस्ट्रियल इनपुट्स, इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, खेती से मिलता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर हम आकलन करें अपना, तो हम देखेंगे कि हमारी जो कंप्लीटली डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पर है। हम किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए अब बात कर ले, खाने के लिए हमें अनाज कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर निर्भर है। जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स है वो कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से मिलते हैं। इट मींस ओवरऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट हमारा होगा टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। भाई कृषि कितने प्रकार की होती है, हम लोग पढ़ेंगे कि जो खेती है ये कितने प्रकार की होती है, और प्राचीन काल में कैसी खेती होती थी, वर्तमान समय में कैसी खेती होती है, किस खेती में फायदा है, किस खेती में नुकसान है, और किस खेती को करने का क्या मेथड है, ये हम पढ़ेंगे पहले पॉइंट में। फिर हम लोग क्या करेंगे? खेती को डिवाइड करेंगे। जैसे पहले आप पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सटेंस का मतलब क्या है? आप देखेंगे आदिम, जो आदिम समय की जीवन निर्वाह कृषि है, इसमें हम लोग उस कृषि की बात करेंगे। सेकंड क्या है? इंटेंसिव कृषि है, या जिसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। थर्ड है कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसका उद्देश्य कंप्लीटली व्यापार होता है। और इसके बाद आप देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्या देखेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न, जिसको आप कहते हैं फसल शस्य प्रतिरूप, अर्थात ऋतुओं के अनुसार अलग अलग फसलों को क्यों उगाया जाता है, और अलग अलग फसलों को उगाया जाना, यही है क्रॉपिंग पैटर्न। इस क्रॉपिंग पैटर्न की बात भी हम करेंगे इसी लेसन में। मेजर क्रॉप्स, अब ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, भाई इससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और लगभग आने की संभावना भी रहती है कि जो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे गन्ने के बारे में पूछ लिया गया कि गन्ने के लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, डिफाइन द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी है, तो आप इसे भी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में परिवर्तन लाने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। सरकार ने दो तरीके के सुधार किए थे, एक टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जिसको तकनीकी सुधार कहते हैं, तकनीकी स्तर पर जो सुधार सरकार के द्वारा किए गए। और दूसरा सुधार था जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मतलब संस्थागत सुधार। ये दो प्रकार के सुधार किसने किए? हमारी सरकार ने किए। और इसी सुधारों के क्रम में आप पढ़ेंगे विनोबा भावे को, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन भूदान आंदोलन, और इसी के साथ साथ सिमिलर एक आंदोलन आप और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं ग्रामदान आंदोलन।
नेक्स्ट आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, यही हमारा मुख्य बिंदु होगा कि एग्रीकल्चर को हम अपनी इकोनॉमी से कैसे जोड़ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर। और फिर आप देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, एक देश का दूसरे देश से जुड़ना बाय द मेथड ऑफ द ट्रेड, व्यापार के माध्यम से या व्यापार की विधि द्वारा एक देश का दूसरे देश से जुड़ना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और अगर ये ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या पड़ा, ये हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम लोग इस लेसन में कवर करने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जो बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं। फार्मिंग के जनरली हम लोग बात कर लें तो फार्मिंग है क्या, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस इन व्हिच वी ग्रो द क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जमीन से अनाज को उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग, जिसको फार्मिंग कहते हैं। अब फार्मिंग के आप टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, जिसमें आप देखते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको कहते हैं आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो सबसे पहले आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि की आप बात कर लें तो ये क्या होती है। अब आप देखेंगे प्राचीन समय में लोग पुराने औजारों का उपयोग करते थे, उनके पास जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उनका लोग यूज करते थे, प्रिमिटिव टूल्स का, और उनका यूज करके वो ऐसी खेती करते थे जिससे उनका जीवन किसी तरीके से हो सके, उनका जीवन चल जाए और उनकी आवश्यकता के लिए अनाज उत्पन्न हो जाए, उनकी आवश्यकता के लिए अनाज का उत्पादन हो जाए। बाकी इस तरीके से वो कृषि नहीं करते थे कि उस कृषि से अनाज को निकालें और उस अनाज को मार्केट में सेल करें। कहने का मेरे मतलब यह है कि उस समय तक लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह था, ना कि व्यापार। तो कृषि का उद्देश्य सीमित था और वो उद्देश्य सीमित था सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक, सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह तक, ना कि व्यापार तक। बात समझ आई। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है भाई, एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये क्या है, ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थात प्राचीन कालीन। ठीक है, ये आर्थिक प्रक्रिया है, आर्थिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, प्राचीन काल से आर्थिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है। आप देखोगे कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड द सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू सोशियो कल्चर प्रैक्टिस। आगे आप देखेंगे, अब देखो आप कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड, जो कल्टीवेशन मेथड है वो समय के साथ बदलता जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स। आप देखोगे कि किस तरीके से हम लोग खेती करेंगे, ये निर्भर किस पर करता है, जो भूमि की बनावट है उस बनावट पर निर्भर करता है कि हमारी खेती किस तरीके की होगी, हम लोग किस तरीके से खेती करेंगे। और इसी में आप देखोगे अगर खेती के टाइप्स की हम बात कर लें तो ये 3 टाइप्स की है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर। तो एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, आप क्या आंसर करेंगे, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड इज द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज द कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को एवलेट करते हैं और तीनों को पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे साइड में आप इमेजेस में देख सकते हैं कि 2-4 व्यक्ति विशेष ये क्या कर रहे हैं, भूमि से अनाज को उगा रहे हैं, या भूमि से अनाज उगाने की प्रक्रिया चल रही है, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप धन का अर्जन भी कर सकते हो, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, धन का अर्जन कर सकते हो। तो ये क्या है, ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थात बहुत प्राचीन कालीन आर्थिक क्रिया है, ऐसा नहीं कि कोई नई क्रिया है, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा आपने देखा होगा नवपाषाण काल, जिसे माना जाता है कि इसी समय में कृषि की उत्पत्ति हुई। जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, और इसके बाद आप देखेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को। अब सबसे पहले अगर इसकी हम बात कर लें, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स। तो पहला पॉइंट इसके बारे में समझने वाली बात है, ये है कि भाई ये जो खेती है ये बहुत छोटे खेत पर की जाती है। ऐसा नहीं है कि खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, पहला पॉइंट ये कि खेत का आकार छोटा होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग ना करके जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, जो आदिम औजार हैं कृषि के, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, और विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, उन औजारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल,
एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। अब आप देखेंगे इसमें बाह्य प्रयास कोई नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि अगर जल की कमी है तो आप सिंचाई करोगे अलग से। जनरली इसमें होता क्या है कि कंप्लीटली जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो मानसून पर डिपेंड होती है कि बारिश हुई तो हो गई खेती, नहीं बारिश हुई तो नहीं हुई। और इसके अलावा हम बाहर से इसमें कंपोस्ट खाद भी नहीं डालते। बाय क्योंकि हम कंप्लीटली डिपेंड होते हैं कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर है हम उसी का उपयोग करेंगे। और इसमें सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, किसी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? आगे आप देखोगे इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। ये क्या है, कर्तन एंड दहन प्रणाली है। कर्तन का मतलब क्या हो गया, काटना। अब आप देखोगे प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, जैसे जंगल का एक भाग है उस भाग की कटाई की, वहां पर खेती करना शुरू किया, 2-3 साल तक खेती की, और खेती करने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि जो मिट्टी है इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई है। और मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने की स्थिति में लोगों ने उस स्थान को बदलना उचित समझा और फिर वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कर्तन मतलब काटना, ठीक है, और इसके बाद क्या, बन, बन मतलब जलाना। सबसे पहले दूसरे स्थान को वो काटेंगे, वहां से जंगल को काटेंगे, जंगल को जलाएंगे, काटेंगे जलाएंगे, और जलाने के बाद में फिर वहां पर एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्लैश एंड बर्न सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न सिस्टम। आई होप क्लियर हुआ होगा और आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब ये जो स्लैश एंड बर्न सिस्टम है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, जंगलों को काट दिया, निर्दयी इंसानों ने जंगलों को काट दिया ताकि खेती कर सके। और खेती करते क्यों है भाई, क्यों इतने एग्रीकल्चर की आवश्यकता है? आप देखेंगे पॉपुलेशन, ये एक ऐसा फैक्टर है ना जो हर जगह फिट बैठता है। आप देखोगे बेरोजगारी का कारण क्या है, पॉपुलेशन, निर्धनता का कारण पॉपुलेशन, पॉल्यूशन का कारण पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो जनसंख्या है एकमात्र ऐसा कारण है जिसके लिए अधिक कृषि की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे डिमांड ऑफ द ग्रेन्स बढ़ती जाएगी। अब अगर अनाज की डिमांड बढ़ रही है तो अनाज की डिमांड आप पूरी कहां से करोगे, पूरी करने के लिए आवश्यकता होगी कि अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाए। और अधिक क्षेत्र आप कहां से लेकर के आओगे, भाई जंगल हैं, आप जंगलों को काटोगे वहीं खेती करोगे। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि हमारी सरकार प्रयास भी करे, जैसे आपने थर्ड लेसन में पढ़ा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जंगलों को और वन्य जीवों को बचाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि भूमि का एक बड़ा भाग है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में, और जिसका उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन। अब बर्न एंड स्लैश सिस्टम की आप बात कर ले, इसको देखेंगे आप, शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेसमेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, बाय द नेचुरल प्रोसेस। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई है वो फर्टिलिटी दोबारा से गेन हो जाए। आप देखोगे आप एक स्थान पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाओ, और कुछ समय बाद जब उस स्थान पर पुनः आप वापिस आओगे तो उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए लोग एक स्थान पर खेती करते हैं और तत्पश्चात उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि उस स्थान की जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु, देखो यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये जो स्लैश एंड बर्न सिस्टम है, ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। जैसे इसी को हमने कहा ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। कैसी एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग। कहने का मतलब है आज ये एग्रीकल्चर यहाँ की जा रही है तो कल ये शिफ्ट हो जाएगी दूसरे स्थान पर। बात समझ आई? इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और आप भारत के जिन जिन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हो वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में इस एग्रीकल्चर के अलग अलग आपको नाम मिलते हैं। अब वैसे हम लोग देखेंगे जैसे स्लैश एंड बर्न इन इंडिया। अब अगर हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात कर लें, भाई भारत को हम इसे किस नामों से जानते हैं, भारत में हम लोग इस एग्रीकल्चर को किन किन नामों से जानते हैं? अब इन नामों के क्रम में आप देखेंगे, इट इज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर ले इसने, नॉर्थ ईस्टर्न, आप एक बार इमेजिन करो इसमें क्या आएगा, असम आएगा, मेघालय आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा। आंखें बंद करो, आप देख लो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, उसमें जो स्टेट आते हैं 7 सिस्टर्न से आप उनका नाम ले लो। इन क्षेत्रों में इसे क्या कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे नागालैंड में से क्या कहते हैं, पामलाऊ कहते हैं, ठीक है, पामलाऊ इन द मणिपुर। मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलाऊ कहते हैं।
दीपा इन द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसी एग्रीकल्चर को दीपा कहते हैं, एंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और इसके अलावा आप देखोगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार में इस एग्रीकल्चर को दीपा कहते हैं, ठीक है। मणिपुर में इसको पामलाऊ कहते हैं। बाकी आप देखोगे असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा स्टेट है, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेट है जहां पर इस एग्रीकल्चर को बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर को झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, तो जब आपको आइडिया होगा कि इसमें सिर्फ 4 स्टेट्स हैं लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, तभी आप आंसर कर पाएंगे कंप्लीटली। क्लियर है? तो आपको ये याद करते हुए चलना है कि किन किन राज्यों में क्या क्या नाम दिया जाता है। क्लियर? अब ऐसे में पूछूं कि असम में बर्न एंड स्लैश सिस्टम को क्या कहा जाता है, मेघालय में क्या कहा जाता है, नागालैंड में क्या कहा जाता है, ठीक है, मणिपुर में क्या कहा जाता है, तो इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं झूमिंग, और मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलाऊ कहते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम दीपा कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा। अब अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व स्तर पर आप बात करें, आप देखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। इन द मैक्सिको, मैक्सिको में हम लोग इस एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिल्पा के नाम से। और इसके अलावा आप देखोगे एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका में आप देखेंगे कांकोको इन द वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसको किस नाम से जानते हैं, कॉनकोको नाम से जानते हैं। एंड रोका इन द ब्राजील, ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। मसोल इन द सेंट्रल अफ्रीका, एंड लद्दाख इन द इंडोनेशिया, रे इन द वियतनाम। अब ये अलग अलग रीजन्स के नाम दिए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, और उन क्षेत्रों में इस एग्रीकल्चर को जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को दिया गया है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक आप नोट करें, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बिंदुओं को समझते हैं। क्योंकि क्लास काफी समय बाद शुरू हो रही है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 1-2 दिन में जो है हम इस लेसन को खत्म करें और आगे मूव करें। क्लास को हम थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर के चलेंगे ताकि सारे लेसन्स कवर हो सकें। आगे हम लोग देखेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। क्या देखेंगे? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब इसको हम कहते हैं क्या है, गहन निर्वाह कृषि। ये क्या है? गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, हाई पॉपुलेशन मोर फूड फॉर देम। अब अगर देखो यहाँ पर फिर जनसंख्या की बात कर ली गई कि जनसंख्या अगर अधिक है तो इनके लिए अधिक भोजन की आवश्यकता है, और जमीन हमारे पास कैसी है, लिमिटेड है, भूमि कैसी है, लिमिटेड है। हाउ टू प्रोड्यूस मोर। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक जो विकल्प होता है वह है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। बात समझ आई? गहन निर्वाह कृषि कहने का मतलब है, आप देखोगे भूमि का जो खेत है, ठीक है, भूमि का जो स्तर है वो छोटा है, अर्थात आपके पास जो लैंड एरिया है ये स्मॉल है। लैंड एरिया कैसा है, ये स्मॉल है, और स्मॉल लैंड एरिया पर अधिक जनसंख्या के लिए अगर आपको फसल उगाना है तो आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अपनाएंगे। किसे अपनाएंगे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अपनाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर द high doses of the biochemicals inputs and the irrigation are used for the obtaining the higher production। अब इसमें होता क्या है, इसमें छोटे खेतों पर खेती की जाती है और उद्देश्य ये रखा जाता है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए हम इसमें अधिक मेहनत करते हैं, अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। इसमें आप देखेंगे अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, और अधिक लेबर के साथ साथ बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं, आप फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं, और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनका भी आप यूज करते हैं ताकि कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन हो सके। बस आपको ये समझ लेना कि गहन निर्वाह कृषि ये है क्या, इसका उद्देश्य यही है कि कम भूमि पर अधिक उत्पादन। आप देखेंगे जनसंख्या अधिक है, इसके लिए अधिक अनाज की आवश्यकता है, भूमि हमारे पास लिमिटेड है। ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प क्या है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग हमारे पास विकल्प है, और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। अब ये है क्या, भूमि के छोटे स्तर पर
विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल्स और अधिक लेबर का प्रयोग करके अधिक प्रोडक्शन करना, ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। क्लियर है? आई होप ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं वाई देयर इज अ नीड ऑफ द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है इसकी नीड क्यों है? राइट ऑफ द इनहेरिटेंस। अब अगर हम लोग इसके राइट की बात करेंगे, ठीक है, रिड्यूस द लैंड साइज होल्डिंग। अब आप देखेंगे भूमि का जो आकार है ये कैसा है? छोटा है। द फार्मर इज फोर्स्ड टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। द फार्मर इज फोर्स्ड टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। अब जो किसान है, ठीक है, वो थोड़ा दबावग्रस्त महसूस कर रहे हैं कि जो कम भूमि है, कम भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, क्रिएटिंग द इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। और इसके द्वारा क्या कर रहे हैं? भूमि पर अधिक से अधिक दबाव बना रहे हैं ताकि उत्पादन अधिक हो जाए। अच्छा, अब आप बताओ, भूमि की जितनी कैपेसिटी है आप कोशिश करोगे कि पूरी कैपेसिटी को एक बार यूटिलाइज कर लो, तो इससे क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। आपने बायोकेमिकल्स का यूज किया और एक बार में अधिक उत्पादन कर लिया, अब अगली बार के लिए भूमि कैसी हो जाएगी? वो अनफर्टाइल टाइप की हो जाएगी, इसमें फिर दोबारा से आपको फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होगी। आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, जो भूमि है वो कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अच्छा, आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या था? रिड्यूस लैंड साइज इन द होल्डिंग। अब लोगों के पास भूमि कैसी है? कम कम बची है। आपने एक मूवी देखी होगी बंटवारा, जिसमें क्या होता है? जमीन का बंटवारा होता है। आप देखोगे अब एक पिताजी हैं, पता लगा इनके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। और इसके पास जमीन कितनी थी? 10 बीघा थी। कितनी थी? 10 बीघा। अब 10 बीघा में कितनी कितनी मिलेगी? 5-5 मिलेगी ना। अब पता लगा ये जो दोनों हैं, 5-5 बेटे दोनों के पास है। अब इसमें क्या कितना मिलेगा? 1-1 बीघा मिलेगा। अब आप बताओ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो लैंड होल्डिंग्स है उसका अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। अब ये अमाउंट तो कम हो जाएगा, जनसंख्या भाई कहाँ कम होने वाली है? अभी आप देखोगे भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया गया है फिलहाल। जो हमारे यहाँ सेंसस है वो स्टार्ट हो गया है, 2024 में स्टार्ट होगा सेंसस। 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया, अब 2024 में शुरू हो रहा है। और आंकड़े भी आ जाएंगे कि भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन सबसे पहले चीन था, ये सेकंड स्थान पर था, लेकिन अभी ये फर्स्ट पर हो जाएगा। भूमि तो बढ़ेगी नहीं, सिर्फ जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए भूमि पर अधिक दबाव बनाएंगे हम, ताकि भूमि से अधिक उत्पादन कर सकें। आगे आप देखोगे कमर्शियल फार्मिंग। अभी आपने पहला क्या देखा? पहला आपने देखा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि, जिसका उद्देश्य क्या था? जीवन निर्वाह करना, जिसमें हम लोग कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड थे कि अगर नेचर ने बारिश करवाई तो खेती होगी। सेकंड क्या था? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और इसका उद्देश्य क्या था? कि कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ताकि जो जनसंख्या उसका भरण पोषण हो सके। अब ऐसे ही आप देखोगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब भी समझ में आ रहा है, वाणिज्यिक कृषि, ऐसी खेती जिसका उद्देश्य व्यापार होता है, जो बड़े पैमाने पर की जाती है, उसी को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब जरा इसे समझते हैं, ठीक है। फार्मिंग परफॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग मनी बाय द हायर प्रोडक्शन through the use of the higher doses of the modern inputs, example high yielding varieties, SYV seeds, and chemical fertilizers, insecticide and pesticides। अब आप देखोगे ऐसी एग्रीकल्चर जिसका उद्देश्य, ठीक है, इनकम जनरेट करना होता है, धन अर्जित करना होता है, जो बड़े पैमाने पर की जाती है, भूमि के बड़े टुकड़े पर की जाती है। in which we can use the modern agriculture tools, SYV seeds and chemical fertilizers, insecticides and pesticides, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं, बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ताकि उत्पादन अधिक हो सके और बड़े पैमाने पर हो सके और आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकें, ठीक है। द डिग्री ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे तो अलग अलग एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया है, मतलब अलग अलग वाणिज्यिक कृषि आपको मिलेगी। Example, rice is a commercial crop in the Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop। अब आप देखोगे जैसे चावल क्या है, चावल को आप ले लो, आप देखोगे चावल जो है ये हरियाणा में और पंजाब में, ये वहां पर कमर्शियल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसका उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए वहां पर ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है। बट इन द उड़ीसा, लेकिन अगर उड़ीसा की आप बात कर लो तो वहां पर ये क्या है? सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, सब्सटेंस क्रॉप है, अर्थात वो यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप नहीं है। तो अलग देखो, आप देखोगे, बताने का मेरा मतलब यह है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रॉप का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया है। बात समझ आई? यहाँ पर हमने क्या देखा? कमर्शियल फार्मिंग देखा, जिसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक इनकम जनरेट करना। तो हमने फार्मिंग कितने टाइप की पढ़ी? 3 टाइप की पढ़ी। अब आप देखोगे फार्मिंग इन द यूएसए, यूएसए में जो फार्मिंग होती है
इसका पूरा प्रयास क्या होता है, पूरा प्रयास ये होता है कि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर हो। और आप देखोगे बड़े बड़े खेत होते हैं, जैसे व्हीट प्रोडक्शन की आप बात कर लो, अमेरिका में किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और आप देखोगे यहाँ पर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है। आप देख सकते हो ये इंडिया है, इंडिया में किस तरीके से देख रहे हो भाई आप, पहले क्या किया जा रहा है, गेहूं को काटा जा रहा है, फिर लाया जा रहा है, और लाने के बाद में क्या होगी, थ्रेसिंग होगी, लाने के बाद में क्या होगा, थ्रेसिंग होगा, फिर आप इससे गेहूं को निकाल पाएंगे। तो ये प्रोसेस इंडिया में है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ कई प्रकार के जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं। आप ये देख के गेस नहीं करना कि यहाँ पर कंबाइन चल रही तो यहाँ भी अवेलेबल है, क्योंकि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन है ये इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है। बस हम तुलना कर रहे हैं कि हाँ इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर टूल्स हैं जो अदर कंट्रीज में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अगर हम लोग रोपड़ कृषि की बात कर लें, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये भी क्या है, ये भी एक कमर्शियल एग्रीकल्चर है। कैसे एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। और इसे कहते क्या है, जब आप एक विशेष प्रकार की फसल को एक बड़े क्षेत्र पर उगा रहे हैं तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, द प्लांटेशन हैज एन इंटरेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। अब आप देखोगे ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कृषि आधारित उद्योगों के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कवर अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स, रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द कमर्शियलाइजेशन इज एसेंशियल। अब आप देखोगे इस एग्रीकल्चर के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला क्या है, कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड। आप देखोगे भूमि का एक बड़ा क्षेत्र इसमें कवर किया जाता है, अर्थात बड़े पैमाने पर होती है, और एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। अब देखोगे आप इसका उद्देश्य क्या होता है, अर्थात इसमें पूंजी परक ये एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग अधिक से अधिक पूंजी को लगाते हैं। तो पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माइग्रेंट लेबर्स, और इसमें जो लेबर्स होते हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं, अर्थात आप देखेंगे प्रवासी श्रमिक इसमें कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है, प्रवासी श्रमिक। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इन प्रोड्यूस। अब इसमें देखोगे आप ये जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्राप्त होता है। सपोज कर लो आप चाय, क्या है, चाय एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। अब चाय की जा रही है, चाय की एग्रीकल्चर, तो चाय में क्या है, उसमें श्रमिक भी कार्य कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर भी की जा रही है। इसके अलावा वो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी है। वेल डेवलप नेटवर्क, और इसके लिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए। बात समझ आई? आई होप ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपको समझ में आया होगा कि अब जब एक बड़े भूमि के बड़े टुकड़े पर एग्रीकल्चर की जाती है और सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया, देन दैट टाइम दिस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। अब कुछ हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर्स हैं जो की जा रही हैं। भारत में आप देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी है, कॉफी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, एक्सेट्रा। अगला पॉइंट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। अगला पॉइंट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। आई होप अभी तक जैसे अभी हमने किसकी बात की, हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के 3 पार्ट किए। पहला हमने देखा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और जो हमारा थर्ड पॉइंट था दैट कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को भी देखा। तो ये 4 पॉइंट थे जो हम लोगों ने आज पढ़े। अगला हमारा पॉइंट होगा क्रॉपिंग पैटर्न, जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और उन्नति करते रहिए। जुड़े रहिए आप हमसे और शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।